नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ईरान अमेरिका युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है बॉस। समुद्र में तेल के रास्ते पर वो भयंकर घमासान मच गया है कि अगर ये नहीं रुका तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ईरान वो बारूद बिछा रहा कि दुनिया का तेल निकल जाएगा। ट्रंप फुल फायर हैं। क्या सबसे बड़ा हमला कर दिया है अमेरिका ने। ईरान अमेरिका युद्ध में रूस चीन क्या खेल कर रहे हैं। आज के युद्ध की वो तस्वीरें जो आपने देखी नहीं होंगी वो भी आपको दिखाऊंगा। रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, लोगों में पैनिक। वो ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाया हूं जो एलपीजी की कमी का पूरा सच आपको बताएगी। पीएम मोदी का राहुल और कांग्रेस पर बड़ा अटैक। वॉर के बीच कांग्रेस को लेकर क्या कह दिया। पेट्रोल एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग घबराए, लेकिन ईरान वॉर का भारत में कहां कहां क्या असर दिखने लगा है, आज इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान क्या ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप अटैक रोक नहीं रहे। क्या वो होगा जो महाप्रलय ले आएगा। पेट्रोल डीजल के लिए गोली चल गई, लात घूसे चल गए। पाकिस्तान में ईरान वॉर की ऐसी मार की गजब ही हो गया है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच तालिबान नॉनस्टॉप फोड़ रहा है। मुनीर को आतंकियों को सीजफायर कराने भेजना पड़ा है क्या। और भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली है। 13 साल से बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े हरीश राणा की कहानी आज आपको बताऊंगा तो आप रो पड़ेंगे। 31 साल के बेटे के लिए माता पिता को क्यों मांगनी पड़ी मौत, यह खबर आपको झकझोर कर रख देगी बॉस। पहली बार देश में किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली है। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि ना 30 ना 40 एग्जाम में 33% ही क्यों होता है पासिंग मार्क। ये सोचे हैं कभी कि काहे 33%, और ये किसने तय किया कि 33% आएगा तो पास हो जाओगे। आज इसके बारे में बताऊं, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है। सूत्रों के मुताबिक कल ओम बिरला सदन में अपना पक्ष रखेंगे। 2 दिनों तक चली बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और इस सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल और तमिलनाडु का दौरा किया है। पीएम मोदी ने केरल में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 5,650 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार पार्टी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निशांत कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। निशांत कुमार ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सांसदों और नेताओं को जनता की सेवा करते रहना चाहिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान नोज व्हील में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान विमान का नोज लैंडिंग गियर क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 133 यात्री सुरक्षित हैं। नॉर्थ कोरिया ने 1 हफ्ते के अंदर दूसरा क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है। यह टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे बड़े नेवी शिप से किया। मिसाइल टेस्टिंग को तानाशाह किम जोंग और उनकी बेटी ने स्क्रीन के जरिए देखा। बताया जा रहा है कि मिसाइल से एक आइलैंड को टारगेट किया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ईरान अमेरिका युद्ध में नया ट्विस्ट। समुद्र में तेल के रास्ते पर वो भयंकर घमासान, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा क्या। ईरान वो बारूद बिछा रहा कि दुनिया का तेल निकल जाएगा। ट्रंप फुल फायर हैं। सबसे बड़ा हमला कर दिया क्या। ईरान अमेरिका युद्ध में रूस चीन का क्या खेल। आज के युद्ध की वो तस्वीरें जो आपने देखी नहीं होंगी। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। हर दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है। युद्ध के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। जो युद्ध 3 देशों के बीच शुरू हुआ था, या कहिए कि 2 पक्ष थे, जिसमें से 2 देश एक तरफ और एक तीसरा ईरान, उसके असर की चपेट में अब पूरी दुनिया आती जा रही है बॉस। युद्ध ने दुनिया का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया है। एनर्जी शॉर्टेज से दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध की वजह से दुनिया में टेंशन बढ़ी हुई है और ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस युद्ध को किसी तरह से खत्म करें। और उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है। अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। दुनिया अलग गाली दे रही है। खाड़ी के देश अलग गाली दे रहे हैं कि कहां फंसा दिए यार तुम हमको।
ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, कभी धमकी देते हैं कि शायद ईरान डर जाए और युद्ध खत्म कर दे, कभी बातचीत का ऑफर देते हैं, लेकिन उनका कोई पैंतरा नहीं चल रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बाजी ईरान के हाथ आई है और इसी युद्ध के लिए तो वो दशकों से तैयारी कर रहा था। इसलिए ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ट्रंप भी जानते हैं कि युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन एक चीज है जो ट्रंप की फजीहत और उन पर बन रहे प्रेशर को थोड़ा कम कर सकती है, और वो काम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा देना, जिसे ईरान ने चोक कर दिया है और उसकी वजह से दुनिया में एनर्जी संकट आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वही रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल जो है वो गुजरता है। ये देखिए, ईरान ने इसको चोक किया हुआ है, तो दुनिया में पैनिक है। युद्ध लंबा चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऐसे ही बंद रहा तो बॉस हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप ये समझ गए हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाकर ही वो दुनिया भर से उन पर बन रहे प्रेशर को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, और इसलिए ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पीछे पड़ गए। युद्ध का नया चैप्टर खुल गया बॉस, सारा फोकस यहीं शिफ्ट हो गया है, सारी नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिक गई, सारा घमासान यहां शिफ्ट हो गया है। आप देखिए कि अमेरिका धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान को कब्जा नहीं करने देंगे। अरे तुम कब्जा क्या नहीं करने दोगे, वो किए बैठा है भाई। उधर ईरान कह रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का 1 लीटर तेल यहां से जाने नहीं दूंगा। दावा है कि ईरान समंदर के अंदर बारूद बिछा रहा है, जिससे उसकी मंजूरी के बिना एक जहाज वहां से गुजर नहीं पाएगा। उधर ईरान की तैयारी से अमेरिका में हड़कंप मच गया। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के बारूद बिछाने वाले जहाजों को उड़ाने का दावा कर दिया है। यानी अब युद्ध कब खत्म होगा, कितना चलेगा, यह सब कुछ इस बात पर तय होगा कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस पर कब्जे की जंग कौन जीतता है। क्योंकि अगर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फंसे हुए जहाज निकलवाने में कामयाब रहे तो वो पाकिस्तान जैसे चापलूस देश फिर से शुरू कर देंगे कि भाई को नोबेल दे दो। ट्रंप भी ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। वो तो ऑलरेडी जब मासूमों को मार रहे हैं तब कह रहे हैं कि मैं दुनिया का भला कर रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर खुल गया तो वो तो कहेंगे कि चांद वांद मेरे नाम पे कर दो, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरी तरफ ईरान जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा तो कच्चे तेल के दाम ऐसे भागेंगे कि उसका प्रेशर ट्रंप ज्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि भर दुनिया कहेगी कि क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे वजह से हम मर जाएं क्या। तो ट्रंप पे ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि 11 दिन की लड़ाई में ही दुनिया की क्या हालत हो गई। अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए, कई देशों में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या हो रहा है, अमेरिका कैसे अटैक कर रहा है और ईरान कैसे वहां बारूदी सुरंग बिछा रहा है। ट्रंप क्या नई धमकी दे रहे हैं, ईरान क्या मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या अटैक हुआ है। ईरान अमेरिका वॉर की लेटेस्ट तस्वीरें और रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। भारत में इसको लेकर क्या चल रहा है, पेट्रोल को लेकर भारत के लिए कौन सी बड़ी खबर आ गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लिए क्या खबर आ गई है, सब बताऊंगा इस पहले चैप्टर में। लेकिन पहले आज युद्ध को लेकर जो हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो हुआ है, जो नया ट्विस्ट आया है, उसका एक ट्रेलर देखिए। I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time. ईरान अमेरिका के युद्ध में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हो रही। ये वही जगह है जहां से होकर दुनिया की क्रिटिकल तेल सप्लाई का रास्ता जाता है। ये इस तरह से देखिए, आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और जिस तरह से आप ये शिप देख रहे हैं, ये सारे शिप वहां से लगभग तेल लेकर निकलते हैं। अब यही रास्ता बंद हो गया है, ये तेल सप्लाई ठप पड़ी हुई है बॉस, क्योंकि ईरान कह रहा कि किसी को जाने ही नहीं दूंगा। अमेरिका के दोस्तों, तुम्हारा तो 1% नहीं जाने दूंगा, इस तरह का हाल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान है। लेकिन इस रास्ते पर ईरान का कब्जा है। संकट यह है कि जिस दिन से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बम गिराने शुरू किए, उसके अगले ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है जितना तेल की कीमत बढ़ेगी दुनिया में पैनिक आएगा, अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। और तब का दिन है और आज का दिन है, कोई भी जहाज यहां से नहीं जा पा रहा। इससे दुनिया की 20 से 30% की तेल सप्लाई चोक हुई पड़ी। खास तौर पर एशिया के लिए बड़ा संकट है।
क्योंकि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे देशों से कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते के जरिए भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे एशिया के देशों में पहुंचता है। तो मिडिल ईस्ट के देशों का तेल नहीं जा रहा, ईरान का तेल थोड़ा बहुत जा रहा। कहां जा रहा आगे बताऊंगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने थाईलैंड के एक जहाज को फोड़ दिया। थाईलैंड के उस जहाज का नाम मयूरी नारी था और यह कार्गो शिप थी। देखिए कैसे उसमें आग लगी हुई। थाईलैंड की तरफ से कहा गया है कि जहाज पर 23 लोगों का क्रू मेंबर मौजूद था। 3 लोग अभी लापता हैं। दावा है कि यह जहाज दुबई से रवाना हुआ था और भारत की तरफ जा रहा था। दावे के मुताबिक यह जहाज गुजरात के कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। शिप पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया जिससे इंजन में आग लग गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर हमला हो चुका है बॉस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ईरान एकदम उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कब्जा छूटा तो भाई उसके बाद तो खत्म है खेल। तो वो वहां पर जो गुजर रहा है उस पर अटैक कर दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और क्या चल रहा है, ईरान क्या धमकी दे रहा है, वो बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि युद्ध कैसे भड़कता जा रहा है। ये ओमान पर ईरान के हमले का लेटेस्ट वीडियो आया है बॉस। ईरान ने ओमान में एक फ्यूल टैंक को उड़ा दिया, देख रहे हैं। अब सारी लड़ाई तेल को बर्बाद करने पर आ गई, क्योंकि ईरान यह देख रहा है कि यही तेल है जो दुनिया का तेल निकालेगा और उसके बाद अमेरिका पे, ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देखिए ओमान में उसने अटैक कर दिया, पूरा धधक रहा है वो इलाका। इसी तरह से ईरान ने इजराइल पर भी अपने हमले जारी रखे। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें मल्टी लेयर एयर डिफेंसेस होने के बावजूद भी इजराइल में तबाही मचा रही। आप एक बार तस्वीरें देखिए। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स जितना हिजबुल्लाह को फोड़ती है उतना ही हिजबुल्लाह पलट के वार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में इजराइल की सेना के रामला बेस पर हमला कर दिया है। लेकिन इस तरह से धधकते युद्ध के बीच जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है समंदर। ईरान की सेना ने तो साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका, इजराइल और उसके किसी सहयोगी का जहाज आगे नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजराइल, उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको मार देंगे, टारगेट करके फोड़ देंगे। ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि 1 लीटर तेल भी, 1 लीटर भी कह रहा है कि 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दूंगा। अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले, तेल के दाम कम नहीं करा पाएगा। तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे, ईरान कह रहा है। सुनिए ईरान की सेना क्या धमकी दे रही है, फिर आपको बताता हूं कि तेल के दाम को लेकर क्या खबर आई। البته پرقدرت تکرار میکنیم هرگز اجازه نمیدهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست ها قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید. अगर तेल $200 पर पहुंच गया तो ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले कच्चा तेल जब 120 के करीब पहुंच गया था, तभी ट्रंप कहने लगे थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आ गए। लेकिन ट्रंप को पता है कि यह पैतरा कितने दिन चलेगा। दुनिया भी तो देखेगी कि एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, हर बार थोड़ी मान लेगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी कि अगर हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला होगा। यह हमला इतना बड़ा होगा कि एक देश के तौर पर ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों का लोड लेना ही बंद किया हुआ है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि वहां से जाने की कोशिश करने वाले जहाजों को खुला फोड़ रहा है। इसके अलावा अब ईरान ऐसा खतरनाक काम करने जा रहा है जिससे ट्रंप के होश उड़ गए। ईरान समंदर के अंदर नेवल माइंस बिछा रहा है बॉस। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज वाले रास्ते पर माइंस बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जमीन में नहीं माइंस लगा रहता है, वैसा पानी के अंदर लगा दिया, जैसा आपको इधर दिख रहा है। दावा है कि हाल के दिनों में कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईरान सैकड़ों माइंस और तैनात करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटे जहाजों और विशेष नौकाओं का एक नेटवर्क है जो जल्दी से माइंस बिछा सकते हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण होते हैं जो सी रूट को सुरक्षित रखने और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाने के काम आते हैं। नेवल माइंस भी कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ माइंस जहाज के आने की आहट से एक्टिव हो जाती हैं,
कुछ माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज से सक्रिय होती हैं, कुछ जहाज के धातु ढांचे से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को पहचानती और एक्टिव होती है, कुछ माइंस जहाज के गुजरने से पानी के दबाव में आने वाले बदलाव से सक्रिय हो जाती है। जब जहाज इनसे टकराता है तो उसमें धमाका हो जाता है। दावा है कि ईरान कई नेवल माइंस खुद बनाता है। 2020 तक ईरान के पास करीब 2000 से 5000 नेवल माइंस होने का अनुमान था। यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछा रहा है। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइन से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइन से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे ही ट्रंप को यह बात पता चली कि ईरान अब समंदर में माइंस बिछाने लगा है, वैसे ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है तो मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत हटा ले। अगर ईरान ने किसी भी वजह से माइंस बिछाई हैं और उन्हें नहीं हटाया है तो इसके सैन्य नतीजे ऐसे होंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बार बार कहते हो कि ईरान की नेवी फोड़ दी, ईरान का एयरफोर्स फोड़ दिया, उनके लोग मार दिए, सब खत्म कर दिया, तो ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है? कैसे कर रहा है ये सब? कैसे फोड़ रहा है इधर उधर जब सब खत्म हो गया है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली माहौल बना रहे हैं। सारी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किसका रहेगा। ईरान टस से मस हो नहीं रहा। ट्रंप को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के पैर नहीं हिला सका तो आफत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब ट्रंप पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबदबे के लिए कूद गए। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें समंदर के अंदर ईरान के जहाजों को धमाके के साथ उड़ाने का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी के 16 माइन लेयर्स जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जिन जहाजों को उड़ाने का दावा किया, अमेरिका उसे माइन लेयर्स जहाज बता रहा है। ये वो वॉरशिप होते हैं जो खास तौर पर समंदर के अंदर बारूद बिछाने के काम आते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर सी रूट को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका इस कदर छटपटा रहा है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज से तेल टैंकर सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। अब यह बहुत बड़ी खबर थी, इससे खलबली मच गई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में ही अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। आप सोचिए क्या इनकी हालत है बॉस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताए जाते हैं और ऐसा इनका डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता है, इनका नेता झूठ बोल रहा है। पोस्ट डिलीट कर दिया भाई, पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन जो फजीहत हुई वो कैसे डिलीट करोगे? ईरान ने इस पर अमेरिका का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी के साथ एक तेल टैंकर हॉर्मुज पार कर गया, शायद प्ले स्टेशन पर हुआ हो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। यह तेल संकट इतिहास का सबसे बड़ा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, इस तरह के ट्वीट वगैरह, ये सब तेल की कीमतों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके नीचे लाने का प्रयास है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो मैनिपुलेट होकर नीचे आ सके। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक विकल्प है जिस पर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खींचतान के बीच ईरान के हमले जारी। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया। इस दौरान ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने एक साथ तेल अवीव पर हमला किया। यह ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए इस हमले की तस्वीर। यानी एक तरफ तो ऐसे खतरनाक अटैक हो रहे हैं, लेकिन आप ट्रंप को भी देखिए कि एक दिन कहते हैं कि ईरान को मिट्टी में मिला दिया, एक दिन कहते हैं कि ईरान के साथ वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, फिर एक दिन कहते हैं कि युद्ध तो करीब करीब खत्म हो चुका है। यानी जब जो मन में आया बोल दिया। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्दी ही खत्म हो सकता है। थोड़ा बहुत काम बचा है, लेकिन जब भी वो चाहेंगे तब ये युद्ध खत्म हो जाए। तो चाह काहे नहीं रहो भाई, खत्म करो।
ट्रंप कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे तब युद्ध रुक जाएगा, तो ट्रंप युद्ध रुकवा क्यों नहीं देते? वो चाह क्यों नहीं लेते? जब वो कह रहे हैं कि ईरान में सारे मकसद पूरे हो गए, अटैक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो रोको लड़ाई। झूठे बोलने से होगा। ट्रंप की हर स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस चीन को रोकने की बातें ट्रंप के लोग करते हैं, उल्टे वही चीन ईरान युद्ध में बड़े फायदे में। जिस वक्त ईरान से 1 लीटर तेल भी होकर नहीं जा रहा, उस वक्त चीन की अलग मौज है बॉस। चीन का करोड़ों का तेल वहां से गुजर रहा है और ट्रंप चुपचाप देख रहे हैं। दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए चीन को 11 मिलियन बैरल ऑयल भेज दिया है। चीन पर मेहरबानी की 2 वजह हो सकती है। एक तो यह कि चीन पहले से ही ईरान का 90% से ज्यादा तेल खरीदता आ रहा है। दूसरा यह भी दावा है कि पर्दे के पीछे युद्ध में चीन ईरान की मदद कर रहा है। तो भाई सऊदी का तेल नहीं जाएगा, यूएई का तेल नहीं जाएगा, कतर का नहीं जाएगा, ईरान का अपना तेल चीन जा रहा है। लो कर लो, तुम ईरान चीन को ठोकने चले थे इनडायरेक्टली, वहां चीन तो मजे कर रहा है। अमेरिका को युद्ध में फंसा देख चीन को अच्छा ही लग रहा है। चीन बिना युद्ध लड़े ही पर्दे के पीछे ईरान को मदद करके दूर से अमेरिका की बर्बादी देख रहा है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा रूस का होता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया में है, उसकी कमी को रूस पूरा कर सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस अपना कच्चा तेल ज्यादा से ज्यादा बेचे, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई कम ना पड़े। अमेरिका यह भी कह चुका है कि वो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कम करेगा। दूसरी बात यह है कि अब तक प्रतिबंधों की वजह से रूस कम दाम पर तेल बेच रहा था, लेकिन अब जब रूस ही मेन सप्लायर बन जाएगा तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है तेल पर, और मजबूरी में दुनिया खरीदेगी भी। अब आप सोचिए, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से कहते रहे कोई रूस से तेल नहीं लेगा, कोई नहीं छुएगा उसको, आज वही अमेरिका इस हालत में आ गया कि कह रहा है तुम भी ले लो रूस से तेल, तुम भी ले ले भाई। और जो रूस जो है वो डिस्काउंट दे दे के बेच रहा था, वो कह रहा है डिस्काउंट लाओ, थोड़ा पैसा ज्यादा दो यार, हम दे ना रहे हैं तुमको तेल। सोचिए ट्रंप और अमेरिका की कितनी छीछा लेदर हो रही है बॉस। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन अलग सोच रहा होगा कि अरे यार अब तो रूस मेरे को और मारेगा, उसके पास तो पैसा आ रहा है। पर अमेरिका को किसी से मतलब है, यूक्रेन जब मर जाए उसको कोई फर्क पड़ता है। उसको आज जो दिख रहा है अपने हिसाब से ट्रंप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो करना है वो कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध करके अपने ही दुश्मनों का फायदा करवा दिया। फिर भी अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जब चाहें तब युद्ध रुकवा देंगे, तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहिए। वो ट्रंप से हो नहीं पा रहा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, तो ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की बड़ी तेल गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है। आज ही सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भारत के 28 जहाज हैं। इनमें 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में हैं, जिनमें 677 भारतीय भी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। आज सरकार ने यह भी बताया कि वो एलपीजी इंपोर्ट के 2 नए सोर्स भी देख रही है, क्योंकि कई जगहों से फोर्स मेज्योर की वजह से इंपोर्ट काफी डाउन है। फोर्स मेज्योर ईरान युद्ध की वजह से उन देशों की कंपनियों से लगा रखा है जहां से तेल गैस की सप्लाई होती है। इसमें सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की गारंटी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? फोर्स मेज्योर मतलब कंपनी का देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दे पाएंगे या नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको मिलेगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ भारत एनर्जी के नए नए सोर्स पर काम कर रहा है, दूसरे देशों से सप्लाई मंगवा रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान और रूस से बात की। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री से भारत की यह तीसरी बातचीत है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की। भारत और रूस के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही पुतिन ने ट्रंप से बात की, कल ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। अब इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है जो आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा काम किया है, और इस संकट के बीच बड़ा मौका मिला तो भारत ने रूस से जमकर तेल खरीद लिया है। अमेरिका से 30 दिन की तेल खरीद की जब से छूट मिली, तब से लेकर अब तक के आंकड़े क्या हैं वो आपको बताता हूं। तो ये आंकड़े आपको बताएंगे कि भारत के लिए अच्छी खबर क्या आई है तेल को लेकर। यूएस वेवर मिलने के बाद, जो 30 दिन का अमेरिका ने कहा कि भाई तेल खरीदो, उसके बाद रूस से तेल खरीदा। रूस से तेल खरीदा किसने? भारत ने। कितना खरीदा भाई? ये आंकड़ा कहता है कि रूस से भारत ने 3 करोड़ बैरल का तेल खरीदा है। 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तेल
भारत ने खरीदा है रूस से। लेकिन यह तेल खरीद अब पहले की तरह सस्ती नहीं है बॉस। कहा जा रहा है कि यह तेल जो भारत ने खरीदा है वो 2 से लेकर $8 यह महंगा पड़ा है बॉस भारत को, क्योंकि रूस अब कह रहा है कि भाई अब तुमको जरूरत है लेकिन मेरे को भी तो देखोगे ना यार, मैं क्राइसिस में तुमको तेल दे रहा हूं। अब सवाल उठता है, मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि जब से भारत अमेरिका की डील हुई थी तब से रूस से तेल खरीदना भारत ने आधा कर दिया था। और तब की स्थिति क्या थी? तब ऑलमोस्ट 4 से लेकर $8 सस्ता पड़ता था रूस का तेल। तब भारत ने खरीदना आधा कर दिया, कहने ने हम पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। आज की डेट में आप 2 से लेकर $8 एक्स्ट्रा देके आप जो है रूस से तेल खरीद रहे हो। और ये वो तेल है जो कि आप देखिए उस पूरे इलाके में मौजूद है। तो भाई जब वहां मौजूद ही था तो पहले खरीदते, अगर कोई प्रेशर नहीं था। आप देख रहे हैं ना, भारत का जब रूस का सस्ता तेल मिल रहा था तब उसने 2024 में 20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा था, बाद में घटा के 10-11 लाख बैरल कर दिया। और भारत जो ये तेल खरीद रहा है ये वही तेल है जो समंदर में फंसा है। ये रूस से कोई नया तेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब आसपास में तेल मौजूद था। जब आपको 4 से $8 $5 सस्ता मिल रहा था तब नहीं खरीद रहे थे, तब घटा रहे थे। अब जाके आप जो है वो 2 से $8 महंगा देकर खरीद रहे हो। ये कौन सा हिसाब चल रहा है बॉस? लेकिन चलिए, कहीं से तो तेल आए। आज की डेट में तो तेल आना जरूरी है, आ तो जाए कम से कम। और इस बीच पाठशाला में अब नेक्स्ट चैप्टर, रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, लोगों में पैनिक। वो ग्राउंड रिपोर्ट जो एलपीजी की कमी का पूरा सच बता देगी, आपके लिए लाया हूं। पीएम मोदी का राहुल और कांग्रेस पर बड़ा अटैक। वॉर के बीच कांग्रेस को लेकर क्या कहा? पेट्रोल एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग घबराए, लेकिन ईरान वॉर का भारत में कहां कहां असर दिखने लगा है, अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान अमेरिका युद्ध से तेल गैस का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस में दुनिया हाँफ रही है। हम कोई अकेले नहीं है। हमारे बगल में पाकिस्तान लॉकडाउन झेल रहा है, बांग्लादेश तेल निकला हुआ है, वहां पर लोग हाहाकार मचा झेल रहे हैं। ना तेल मिल रहा है ना गैस मिल रहा है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि आपको तेल ना मिले या घर के लिए गैस ना मिले। एक बड़ा चैलेंज जरूर आया है कि एलपीजी को लेकर लोग थोड़ा पैनिक में, क्योंकि ये सिर्फ घरों में ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरी जगहों पर कमर्शियली इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या यह दिक्कत पैनिक बाइंग की वजह से है या वाकई एलपीजी की किल्लत है? आज इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको पाठशाला में दिखाने जा रहा हूं, जो एलपीजी की कमी का पूरा सच आपको बताएगी। यह भी बताएगी कि ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर कहां कहां असर हो रहा है। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन पर बड़ा अटैक किया। वॉर के बीच इंडी वाले जो माहौल बना रहे थे उसमें खुद पीएम मोदी ने आकर जवाब दिया। और उन्होंने क्या कहा आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन तेल से लेकर एलपीजी को लेकर जो जमीनी सच्चाई है उसका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। बच्चे छोटे छोटे हैं सर। कल होटल से खाना लेके आए सर, आज आए सिलेंडर लेने के लिए, अभी तक मिला नहीं सर। हमारे नाम से बुकिंग करके ये सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। हम जब बुक करते हैं तो बुकिंग नहीं होती। ईरान युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल में रैली थी। वहां पर उन्होंने पहली बार ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बारे में खुलकर कहा और युद्ध को लेकर भारत में माहौल बना रहे कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट युद्ध के समय अफवाहें फैलाने में जुटे। देश में भय पैदा करने के लिए कांग्रेस लेफ्ट ने पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस चाहती है कि स्थितियां बिगड़ जाएं, लोग संकट में फंस जाएं ताकि मोदी को गाली दे सकें। एक बार पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो कहा है वो आप सुन लीजिए, फिर जमीनी सच्चाई क्या है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कांग्रेस लेफ्ट और इंडी वालों के लिए इसलिए कही क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इंडी वाले लगातार संसद में माहौल बना रहे हैं कि तेल गैस की सप्लाई को लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। आज भी विपक्ष ने यही किया। आज प्रियंका वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इसमें नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाए। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेंगे, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। यानी कांग्रेस और इंडी वालों की दिक्कत यह है कि वो जनता का मुद्दा उठाना चाहती है, लेकिन उसमें नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव उनको डालना है। क्यों पाकिस्तान में तेल नहीं पहुंच रहा, वहां कौन नरेंद्र मोदी हैं? बांग्लादेश में नहीं पहुंच रहा, दुनिया के अलग देशों में हाहाकार मचा है, सब जगह के नेताओं ने सरेंडर किया है क्या? इनको हर चीज में अपना नैरेटिव डाल देना है। अरे जो पब्लिक का मुद्दा है वो ना उठाइए बॉस। युद्ध बाहर चल रहा है, उस युद्ध पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल युद्ध जो है वो भारत में शुरू हो गया। पीएम ने आज कांग्रेस की क्लास लगाई तो उधर कांग्रेस सिलेंडर लेकर मैदान में आई। कांग्रेस ने आज गैस की किल्लत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो सिलेंडर लेकर चले आए। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है। वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चपेट में आ चुका है। पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई हैं। इंडी गठबंधन और विपक्ष की दूसरी पार्टियां वो भी सवाल उठा रही। देश में गैस की किल्लत पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पीएम मोदी का मजाक उड़ाने में जुट गई। इस पॉलिटिक्स के बीच अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान वॉर को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए। संजय राउत और केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको जमीन पर क्या हकीकत है वो दिखाता हूं। मोदी जी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। कुछ साल पहले मोदी जी ने एक संशोधन किया था कि नाले से गैस बनाएंगे। आपको याद होगा तब सब लोगों ने उनकी चेष्टा की, हाँ मजाक उड़ाया मोदी जी का, अरे क्या बोल रहे हैं, हम नाले से गैस पैदा करेंगे और घर घर में चूल्हे जलाएंगे। अब वो समय आया है मोदी जी का संशोधन एक्चुअल प्रैक्टिकली निर्माण करने का। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट जो है नाले से गैस बनाने का, वो हम मुंबई में निर्माण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया।
वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। उधर अखिलेश यादव ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें गैस सिलेंडर के लिए मारामारी दिख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जनता भटकी थी, अब खाने के सिलेंडर के लिए भटक रही है। एक तरफ तो ये अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल में रसोई गैस की किल्लत का सच क्या है? हमने जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो हमको क्या दिखा, अब आपको वो बता। ये तस्वीर नोएडा की है। नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई खाली सिलेंडर लेकर लाइन में लगा है। सभी को तुरंत गैस चाहिए। अचानक सिलेंडर की बड़ी डिमांड से गैस सिलेंडर के दफ्तरों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। सुनिए खुद पब्लिक क्या बता रही। अभी मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। कल होटल से खाना लेके आए सर, आज आए सिलेंडर लेने के लिए, अभी तक मिला नहीं सर। बुक नहीं हो रही है। ये पहले क्या करते हैं कि बुक हमारे नाम से बुकिंग करके ये सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। हम जब बुक करते हैं तो बुकिंग नहीं होती। यानी लोगों को दिक्कत आ रही है, ये लोग खुद बता रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखी। लेकिन ये लाइनें इसलिए भी लगी हैं क्योंकि लोगों को डर है कि आगे चलकर उनके घर में कहीं गैस खत्म ना हो जाए। सुनिए भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, वो खत्म होने वाला है। एक तो 2008 दिन में एक खाली रखा था, मैं कि ये और भरवा लो चल के। घर वालों ने दबाव बना के रखा, सिलेंडर भरवा के ला कर दो। अच्छा हाँ, तो वो उन्हें पेपर पढ़ा होगा, पेपर में और आजू बाजू बातें चलती हैं, उस वजह से घर वाले भी घबरा रहे हैं। यानी कुछ लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये युद्ध लंबा चल गया, सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा। तो सबके घर में एक स्पेयर सिलेंडर तो रहता ही है। लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ भरवा लो, उसको रखो, लंबा चल गया तो क्या करेंगे भाई युद्ध। कोलकाता में तो एलपीजी सिलेंडर के लिए घरेलू कस्टमर से ज्यादा ऑटो वाले परेशान हैं। एलपीजी की किल्लत की वजह से जो ऑटो एलपीजी गैस से चलते हैं वो गैस भरवाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ऑटो वालों ने बताया कि वो कल रात से लाइन में लगे हुए हैं। तो पब्लिक परेशान तो है बॉस, ऐसा नहीं कि पब्लिक मजे में जी रही है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ईरान वॉर की वजह से तेल गैस की सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट डाउन है तो जाहिर है उसका असर घरेलू मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बात यह भी है कि लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं, कई लोग जरूरत की वजह से भी जा रहे हैं। यानी सच्चाई जो सरकार कह रही है और जो विपक्ष कह रहा है उसके बीच की है। जैसे सरकार कह रही है कि कुछ दिक्कतें नहीं है, वैसी भी स्थिति नहीं है, पब्लिक कह रही है दिक्कत आ रही है। जैसा विपक्ष कह रहा है कि एकदम ये खत्म मामला हो गया, वैसा भी नहीं है, पब्लिक कह रही है कि नहीं, कई जगहों पर सिलेंडर मिल रहा है। जिसे गैस की जरूरत है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जिन्हें अभी जरूरत नहीं है वो भी भरवा ले रहे हैं, जिससे आगे कोई दिक्कत ना। कई जगहों पर गैस एजेंसी के मालिकों का कहना है कि गैस की ना तो दिक्कत है ना किल्लत है, लेकिन लोगों के पैनिक में आ जाने की वजह से अचानक गैस की डिमांड बढ़ गई। पटना में गैस एजेंसी मालिकों ने क्या कहा है, सुनिए। गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, गैस आराम से मिल रही है, बुकिंग कीजिए, 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहां से आएगा। जो हाल नोएडा से लेकर पटना तक है वही हाल गुजरात के अहमदाबाद में भी है। अचानक घरेलू गैस की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। एलपीजी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी में कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ लोगों के पैनिक होने की वजह से डिमांड बढ़ी। घरेलू ऑफर्स में ऐसा कुछ है नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है हर जगह, शॉर्टेज जैसा कुछ नहीं। मगर जो अभी जो हाल में जो फिलहाल में जो न्यूज आ रहा है, इसकी वजह से कस्टमर में क्या थोड़ा पैनिक बुकिंग चालू हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या जिसको सिलेंडर की जरूरत है वो भी बुकिंग करा रहा है। भाई एजेंसी वाले कुछ भी कहें, लोग क्या मजे में बुक करा रहे हैं, उनको पैसा तो लग ही रहा है। कल को अगर युद्ध लंबा खिंचा, किसी के जगह पे कहीं पे भी दिक्कत आई, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वो तैयारी नहीं करे अपने लिए। कल को ये भाई साहब बोलेंगे कि हाँ नहीं है, आज तो नहीं है सिलेंडर, वो तो हाथ झाड़ देंगे। तो हर आदमी एक सिलेंडर कम से कम भरा के रखना चाहता है। लोगों का पैनिक में आना कोई अस्वाभाविक थोड़ी है। उनको लग रहा है भाई युद्ध चल जाएगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो लोग पैनिक में आएंगे ही। और शहर कोई भी हो, लोगों को डर एक ही बात का है कि कहीं उनके घर में गैस खत्म ना हो जाए। सिलेंडर नहीं मिला तो काम कैसे चले। इसलिए जिसके घर में अभी सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो भी एडवांस में सिलेंडर भरवा कर रख लेना चाहते हैं। लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहा भी रहे हैं आप लोग सर न्यूज पे, तो हमने कहा ले लेने भी मिल नहीं रहे। तो नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा गैस और मिलेगा नहीं? नहीं सर, डर क्या है कि अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो सर आएगी। डर तो है कि नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल चल रहा है, अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों को, ये डर भी है। हाँ सर, डर तो है।
हालांकि लोगों के इस डर के बीच आज सरकार ने फिर भरोसा दिया कि तेल गैस की सप्लाई को में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ाया गया, एलपीजी के दूसरे इंपोर्ट सोर्स भी देखे गए, यानी अगर एक जगह से एलपीजी के इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है तो दूसरी जगहों से एलपीजी कैसे लाई जा सके, इसके लिए काम चल रहा है। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा। भारत सरकार ने हैज इशूड एन ऑर्डर ऑन 8 मार्च जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25% and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. ईरान अमेरिका युद्ध का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ने लगा है। कुछ एयरलाइंस ने टिकट महंगी कर दी है या फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। एयर एशिया ने टिकट के दाम बढ़ाए हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वो 12 मार्च से फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 399 रुपया चार्ज करेगी, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और इस वजह से दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा कई और एयरलाइंस ने भी कहा है कि वो जल्द ही दाम और बढ़ा सकती हैं। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में एयरलाइंस या तो एयरफेयर बढ़ा चुकी हैं या बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सरकार को यहां एंट्री मारनी चाहिए बॉस, कि थोड़ा सा अगर दिक्कत आई तो आप तुरंत पब्लिक से पैसा लेने लगते हो। थोड़ा कंपनी भी तो सहेगी बॉस, खाली पब्लिक सहेगी। आप पहले ही मुनाफा कमाते हो, एयरलाइंस जो है वो पैसा लेती ना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सब मैनेज कर रही है, तो ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार उनको बोले कि भाई जब हम कह रहे हैं तुम हम पे भरोसा करो, तुम क्यों पैसा बढ़ा रहे हो? और अगर थोड़ी तुमको दिक्कत आ रही है, कहीं से तुमको ज्यादा लग रहा है, तो खुद सहो, पब्लिक को क्यों दे रहे हो लोड? ये सब करना होगा बॉस। ये संकट एकदम कल नहीं खत्म हो रहा है और सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना होगा। कई जगहों पे हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां करना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पेट्रोल डीजल के लिए गोली चल गई, लात घूसे चल गए। पाकिस्तान में ईरान वॉर की ऐसी मार की गजब ही हो रखा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच तालिबान नॉनस्टॉप फोड़ रहा है। मुनीर को आतंकियों से को सीजफायर कराने भेजना पड़ गया है क्या? अब इसका चैप्टर। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को करीब 2 हफ्ते होने को है, लेकिन इस युद्ध की वजह से सबसे पतली हालत किसकी हो रही है? तो वो जवाब ना तो ईरान है, ना अमेरिका है, ना इजरायल है। इसका जवाब है पाकिस्तान। युद्ध के कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का गजब संकट हो गया है। जिनको हमारे यहां लग रहा है कि पैनिक स्थिति है, हमारे यहां तो कुछ नहीं है बॉस, सब कुछ अभी नॉर्मल ही चल रहा है लगभग। पाकिस्तान में देखिए, वहां पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोली चल रही है, लात घूसे चलने लग गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ हालात और बेकाबू हो रहे हैं। इससे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अपनी पब्लिक पर लॉकडाउन बम फोड़ दिया। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई, लेकिन पाकिस्तान के इस लॉकडाउन बम के बीच तालिबान अलग नॉनस्टॉप पाकिस्तान को फोड़ रहा है। और तालिबान जिस तरह पाकिस्तान को फोड़ रहा है, उसने अलग पाकिस्तान का तेल निकाला हुआ है। अब मुनीर को आतंकियों को तालिबान के साथ सीजफायर करने भेजना पड़ रहा है। आज पाठशाला में आपको दिखाने जा रहा हूं पेट्रोल डीजल के लिए पाकिस्तान में कैसे मारामारी मच गई है और मुनीर को आतंकियों को शांति दूत बना के क्यों भेजना पड़ रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले, तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया है। जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। देखिए, ईरान अमेरिका वॉर की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे रॉकेट बन गई, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पेट्रोल डीजल के लिए पाकिस्तान में गोली तक चलने लगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सियालकोट की बताई जा रही है, जहां एक कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के स्टाफ पर ही फायरिंग कर दी। आरोप है कि कार ड्राइवर करीब 40 मिनट तक पेट्रोल लेने के लिए लाइन में खड़ा रहा, लेकिन उसकी बारी आने पर पेट्रोल पंप के स्टाफ ने पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा। इस बात पर वो वहां पे झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि कार के ड्राइवर ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। इस घटना में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ।
तो ये वो हाहाकार है जो दुनिया भर में मचना शुरू हो गया भाई। पेट्रोल के लिए गोली चल गई। पाकिस्तान से आई एक और तस्वीर देखिए। यहां पेट्रोल लेने पहुंचे लोगों को जब पेट्रोल नहीं मिला तो उनका गुस्सा भड़क गया। देखते ही देखते वहां लात घूंसे चलने लगे। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ही ज्यादातर पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं होने की वजह से बंद हो चुके हैं और जिनके पास कुछ पेट्रोल बचा है वहां पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। पेट्रोल पंप पर लोगों का हुजूम खड़ा है। बॉस देख रहे हैं, ये पेट्रोल लेने के लिए लाइन है। जो बेचारा लाइन में खड़ा उसका पेट्रोल तो लाइन में खड़े खड़े खत्म हो रहा है और वहां पहुंच रहा है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा। सड़क भी काफी दूर तक लाइनों से पटी पड़ी है। पाकिस्तान की पब्लिक पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनों के लिए सरकार को कोस रही है, उसकी नाकामी पर मजे ले रही है। कोई कह रहा है कि मरियम नवाज रमजान के महीने में ही फ्री पेट्रोल बांट रही है, इसलिए देर रात तक पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जुट रही और पेट्रोल की रॉकेट हुई कीमत पर निशाना साध रही है पब्लिक। सुनिए पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है। ये देखें जी, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, मरियम नवाज दे रही है फ्री पेट्रोल। ये रश लगा हुआ है। ईद रमजान शरीफ के महीने में मरियम नवाज की तरफ से तोहफा है। पेट्रोल बिल्कुल फ्री मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे अवाम का 12 बजे रश लग गया है, आप सब देख सकते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का संकट कितना बड़ा हो गया है, इसकी गवाही खुद ऑयल डिपो पर तेल लेने पहुंचे टैंकर्स के ड्राइवर्स ने दी। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में तेल सप्लाई करने वाले टैंकर ड्राइवरों के मुताबिक लाहौर के पास तेल डिपो में कई दिनों से उनके टैंकर तेल के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े। पिछले 4 दिनों से ऑयल डिपो में पेट्रोल नहीं है और ना ही वहां जल्द पेट्रोल पहुंचने की कोई उम्मीद दिख रही। ईरान ने पाकिस्तान से लगे बॉर्डर को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल डिपो तक पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही। दरअसल पाकिस्तान पेट्रोल डीजल गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध की वजह से उसके कई ऑयल टैंक समुद्र में फंसे हुए हैं और इन ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए इस हफ्ते मुनीर ने अपनी नौसेना के शिप भी भेजे, लेकिन उसकी यह कोशिश भी कामयाब होती नहीं दिख रही। अब जबकि समुद्र में नौसेना उतारकर भी पाकिस्तान को तेल नहीं मिल पा रहा तो शहबाज सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में पेट्रोल डीजल और गैस बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे फैसलों का ऐलान किया और पब्लिक पर महंगाई बम फोड़ दिया। आप देखिए कि पाकिस्तान सरकार ने सरकारी दफ्तरों को होने वाली पेट्रोल डीजल की सप्लाई में 50% की कटौती की। 60% सरकारी गाड़ियां फिलहाल चलेंगी ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम कर दिया है दफ्तरों में। स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद हैं। एक बार में ही फ्यूल के दाम में 20% बढ़ा इजाफा कर दिया। एक ही झटके में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपए बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 335 रुपए के पार पहुंच गई है बॉस, जबकि 1 लीटर डीजल 321 रुपए का मिल रहा है। वहीं एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है। लॉकडाउन जैसे फैसलों का ऐलान करते हुए शहबाज शरीफ ने जो कहा था वो अब दुनिया याद कर रही है। शहबाज सरकार के इन फैसलों से भी पाकिस्तान की पब्लिक भड़की हुई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सब बंद कर दिया तो बचा ही क्या है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग ट्रंप को नोबेल दिला रहे थे। अब यही लोग ट्रंप से रूस के तेल पर वैसी छूट क्यों नहीं मांग रहे जैसे छूट भारत को मिली है। सुनिए एक बार। और ये इनके गले पड़ेंगे ये सारे फैसले। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारे फैसले? ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा। यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। हम सिर्फ अमेरिका, सऊदीया और ईरान के दरमियान फंस चुके हैं। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए क्यों हाहाकार मचा, इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बेहद कम ऑयल रिजर्व भी है। किसी भी देश के इस तरह के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था वर्डोमीटर के मुताबिक साल 2025 का रिकॉर्ड बताता है कि पाकिस्तान के पास करीब 24 करोड़ बैरल रिजर्व ऑयल। खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि उनके पास सिर्फ 28 दिनों का डीजल, 10 दिनों का कच्चा तेल और सिर्फ 15 दिनों की एलपीजी की सप्लाई बची। और इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने लगे हैं। पेट्रोल के लिए गोलियां चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई महंगा भले ही कर दो लेकिन पेट्रोल दिलवा तो दो। एक तरफ ईरान अमेरिका युद्ध ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है, वहीं तालिबान से चल रहे युद्ध में भी शहबाज और मुनीर सरेंडर मोड में आते दिख रहे हैं।
पिछले कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर और उसके बॉर्डर के अंदर घुसकर मुनीर की सेना और उसके ठिकानों को ऐसा फोड़ा कि अब मुनीर और शहबाज तालिबान के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे। पाकिस्तान तालिबान के हमलों के सामने घुटने टेक चुका है और उठने के लिए आतंकियों के कंधों का सहारा लेने को मजबूर है। पाकिस्तान ने तालिबान के हमले रोकने के लिए 3 आतंकियों को शांति दूत बनाकर काबुल भेजा है। इनमें से एक आतंकी का नाम फजलुर रहमान खलील है, जो पीओके में एक्टिव रहा है। 1980 के दशक में आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना इसको बनाया गया था। एक वक्त में फजलुर रहमान को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का राइट हैंड तक माना जाता था। दूसरे आतंकी का नाम है अब्दुल्ला शाह मजहर। इसे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अब्दुल्ला के तालिबान लड़ाकों से रिश्ते मजबूत माने जाते हैं। तीसरे आतंकी का नाम है कारी साजिद उस्मान, जिसका आतंकी भाई तालिबान के लिए सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है। तो ये तो पाकिस्तान की हालत हो रखी है कि वो इस युद्ध के बीच तेल की कमी से, महंगाई से मर रहा है, उधर तालिबान मार रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली है बॉस। 13 साल से बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े हरीश राणा की कहानी आपको रुला देगी। 31 साल के बेटे के लिए माता पिता को मौत क्यों मांगनी पड़ी, यह खबर सुनिए बॉस, आत्मा हिल जाएगी। कोई पिता अपने बेटे के लिए क्या मौत मांग सकता है? क्या अपने ही बेटे की मौत के लिए कोर्ट जा सकता है? ऐसा हुआ है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के माता पिता ने ऐसा किया है, लेकिन मजबूरी में। हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है। 31 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची। हरीश राणा के माता पिता पिछले 13 साल से बिना रुके, बिना थके बेटे की देखभाल कर रहे हैं। बिस्तर पर पड़े अपने बेटे की देखरेख करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बिस्तर पर पड़े बेटे की ऐसी हालत देखकर किसी को भी आंसू आ जाए। आप तस्वीर देखिए, बेटा जिंदा लाश की तरह है। और यही सोचकर हरीश राणा के पिता कोर्ट गए थे, यह जानते हुए कि भारत में आज तक इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सिर्फ हरीश राणा को ही मुक्ति नहीं दिलाएगा यह फैसला, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए भी राहत भरा हो सकता है जो लाइफ सपोर्ट पर जिंदगी जीने को मजबूर है। देश में ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं जो हरीश राणा के केस से मिलते जुलते हैं। कई लोग ब्रेन डेड हैं, कई लोग कोमा में हैं। हरीश राणा की तरह ही सालों से बिस्तर पर हैं, जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। उनके परिवार वालों के लिए भी यह फैसला बहुत अहम है। लेकिन क्या इस फैसले के बाद भारत में इच्छा मृत्यु वैध हो गई? इस फैसले को भारत का ऐतिहासिक फैसला क्यों कहा जा रहा है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों रो पड़े, आज यह भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अपने बेटे के लिए मौत मांगना कितना दर्दनाक होता है। 31 साल के हरीश राणा के बूढ़े माता पिता के आंसू बता सकते हैं। जिस बेटे को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा, बेटा कॉलेज में टॉपर था। ये देखिए उसकी तस्वीर, जब वो हट्टा कट्टा था, अच्छा था। लेकिन एक हादसे ने हरीश राणा को इस हाल में पहुंचा दिया कि मां बाप ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने पर मजबूर हो गए। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हादसे का शिकार हुआ और हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया। इसकी वजह से पूरा शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो गया और कोमा में चला गया। वो कुछ ना बोल सकता था, ना ही कुछ महसूस कर सकता था। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रीप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रह जाता है। इस बीमारी में रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं उसके शरीर पर। हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश राणा के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से भी टूट चुका है। ऊपर से बेटे को रोज ऐसी हालत में देखना। अब जब हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है, तो सुनिए पिता ने क्या कहा है। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे,
कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता को होता है। तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा कुछ नहीं बोल सकते हम। किसी का भी दिल टूट जाए ये खबर देखकर। माँ बाप रो रहे हैं लेकिन बेटे के लिए मौत मांग रहे हैं, क्योंकि बेटा जिस हालत में है वो मौत से भी बदतर है। हरीश राणा के मेडिकल कंडीशन और उनके माता पिता की मानसिक स्थिति किसी से भी देखते नहीं बन रही। आंखों में आंसू हैं। फिर भी हरीश राणा के पिता कम से कम इस बात को लेकर खुश हैं कि बेटे को और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाया, तो फैसला सुनाते वक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए। उनकी आंखें भी भर आईं। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की 2 वजह बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता है और यह मरीज के सर्वोत्तम हित में है। हरीश राणा के केस में फैसला सुनाने में 4 साल का वक्त लगा। कई बार मेडिकल बोर्ड बनाए गए। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट में बताया गया था कि हरीश की हालत में सुधार की कोई संभावना ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने माना कि यह फैसला मुश्किल है, लेकिन हरीश को इस तरह की पीड़ा में लगातार रखना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार से भी बातचीत की थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो यह समझ लीजिए कि हरीश राणा को कैसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाएगा, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनके उपचार को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि यह पूरी प्रक्रिया गरिमा के साथ और मेडिकल एथिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जानी चाहिए। इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया कहा जाता है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया का यह पहला मामला है जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी, क्योंकि यूथेनेशिया 2 तरह के होते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जहरीली दवा देकर मृत्यु देते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया यानी दवा देकर मौत देना भारत में अवैध है, जबकि पैसिव यूथेनेशिया में बीमार व्यक्ति का उपचार रोक दिया जाता है ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाना भारत में अनुमति योग्य है, लेकिन आज तक इसकी अनुमति नहीं मिली थी। यह पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुनिए पैसिव यूथेनेशिया पर हरीश राणा के पिता ने क्या बताया। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल एग्जाम का सीजन है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी में बिजी हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होता है, ना 30%, ना 40%, ज्यादातर टाइम 33% ही क्यों चाहिए होता है पास होने के लिए? और यह तय किसने किया कि पासिंग मार्क इतना ही होगा? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल एग्जाम में 33% नंबर लाने वाले को पास मानने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने की है। ब्रिटिशर्स ने 1858 में हिंदुस्तान में पहली मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया था। कहा जाता है कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज भी तभी पहली बार तय हुआ। उस समय ब्रिटेन में मिनिमम 65% नंबर पाने वाले को पास कहा जाता था, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारतीयों के लिए पासिंग मार्क्स 33% तय किए। ब्रिटिश अफसरों का मानना था कि भारतीय उनके मुकाबले कम शिक्षित हैं, इसलिए उन्होंने पासिंग मार्क्स खुद के पासिंग मार्क्स से लगभग आधा यानी 33% कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त शुरू हुई यह परंपरा आज भी जारी है। कुछ राज्यों में थोड़ा ऊपर नीचे है मामला, लेकिन सामान्य तौर पर भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पासिंग परसेंटेज सभी राज्यों में लगभग 33 से 40% के बीच ही है। भारत से ही अलग होकर बने पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश में थोड़ा चेंज आया है। पाकिस्तान ने पासिंग मार्क्स को 40% कर दिया है और बांग्लादेश में भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज हैं, लेकिन भारत में मोटे तौर पर यह मापदंड अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।